हाँ, तो आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं और मैं पहली बार इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार अपनी वीडियो को बनाने जा रहा हूँ और शायद से यदि आप लोगों को पसंद आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो आज हम लोग क्लास 10 की बात करेंगे, जो हम लोगों का अध्याय पहला होगा जो बहुपद होगा, और इन बातों को हम लोग चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास अभी ऑनलाइन क्लासेज चलाने के लिए जो माध्यम होनी चाहिए वह सभी माध्यम हमारे पास नहीं है। इन कारणों से ही हम लोग उतने अच्छे से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक को उठाएंगे जिससे बच्चे को समझने में बेहतर हो। ऐसे टॉपिक को ही हम यहाँ पे उठाने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को पहचानने का प्रयास करेंगे, होल नंबर। चूँकि यह सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन में ही और छोटे से छोटे क्लास में ही हम लोगों को सीखना होता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी लो लेवल का है, और इन कारणों से हमारे विद्यार्थियों के अंदर इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने और बुझाने का प्रयास जो होता है, यह सभी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तात्पर्य यह हुआ कि दिखाना। जब हम किसी वस्तु को दिखाते हैं तो उसे किसी न किसी नाम से बुलाते हैं या उस नाम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, और प्राकृतिक संख्या कहने का तात्पर्य कि 1 से लेकर के जो भी अनंत तक गिनती की जाती है वह सभी चीज़ें क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। एज लाइक एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझना चाहें तो 1, 2, 3 सो ऑन। अब यह जहाँ तक इन्फिनाइट टाइम्स तक जाते हैं, तो इस टाइम तक यदि हम देखें तो यह सभी चीज़ें क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। इस बात को भली भांति हम लोग अपने दिमाग में घुसा लें कि 1 से लेकर के, यानी कि जितने भी गिनती वाले संख्या होती है वह सभी क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या होता है। और इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल N से दिखाते हैं। और N कहने का तात्पर्य कि यह नेचुरल नंबर की, यानी कि प्राकृतिक संख्या की नाम हो। ठीक इस प्रकार से हम लोग होल नंबर को भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि W का मतलब होता है होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में होता क्या है कि इसमें और कुछ होता नहीं, बल्कि इसमें करते क्या है हम लोग कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उनके साथ 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हम कहीं, एक उदाहरण के माध्यम से यदि इन बातों को समझना चाहें तो क्या होता है कि जब हम कहीं खेलने जा रहे होते हैं और उस समय यदि एक आध आदमी हमें मिल जाते हैं तो उनको भी हम साथ ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, तो 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, और 0 से जो संख्या शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यह इनफिनाइट टाइम तक जाएंगे, और यही होल नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बच्चे के पास एक और डिस्कशन, यानी कि एक और कंफ्यूजन बच जाते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग अभी यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इन बातों को यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप और हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि ऑड और इवन नंबर क्या होती है। कहने का तात्पर्य कि सम और विषम संख्या क्या होती है। इन बातों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सम संख्या हम किसे कहेंगे और विषम संख्या हम किसे कहेंगे। तो हम लोग सम और विषम संख्या को जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो सीखा है वह नेचुरल नंबर सीखा है, और नेचुरल नंबर कोई भी बच्चा से भी अगर पूछी जाए
तो वह भी हम लोगों को बता सकता है कि सर 1 से लेकर के जहां तक भी हम गिन सकते हैं वह नेचुरल नंबर होता है। ठीक इस प्रकार से यदि किसी भी बच्चे से हम पूछें कि होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वह भी हमें वह बता सकता है कि 0 से स्टार्ट होता है और वह जहां तक भी जाता हो वह होल नंबर कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो हम लोग इन चीजों को अब यहाँ पे मिटाने वाले हैं और इससे आगे समझने का प्रयास करेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। यानी कहने का मतलब कि इवन और ऑड क्या होती है। इवन और ऑड को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि सम संख्या और यहाँ पे हम लोग विषम संख्या दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। सम संख्या, सबसे पहले हम लोग सम संख्या को समझ लेते हैं कि सम संख्या होती क्या है। तो सम संख्या का एक परिभाषा होता है। इस बात को हम लोग सबसे पहले समझ लें कि सम संख्या का परिभाषा होता है कि जिस किसी भी संख्या में 2 से भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य यदि हम देखें तो 2 में यदि हम 2 से भाग लगावें तो यह लग जाता है, आसानी से लग जाता है। ठीक इस प्रकार से 3 में भी 2 से लगाएं तो यह भी 2 बार में कट जाता है। यानी कि सोन इस प्रकार से हम यदि देखें तो यह सारी चीजें कट रही है। तो जो 2 से भाग लग जाता है, जिसमें पूरी भाग लग जाता है, वह सम संख्या कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 में हम 2 से भाग लगाते हैं तो 3 में लगाएंगे तो यह एक शेष, यानी कि शेष हमारा बच जाता है, जिसे हम लोग रिमाइंडर भी कहते हैं, और क्वोशेंट हमारा 1 हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि यदि हम 3 में 2 से भाग लगाते हैं तो 1 हमारे पास बच जाते हैं। और इन कारणों से यदि हम देखें तो 3 हमारा सम संख्या नहीं कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग सम संख्या को समझ रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि देखी जाए तो सम संख्या क्या क्या चीजें हो सकती है, इन चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सम संख्या यदि देखी जाए तो हमारे सामने 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 100 इस प्रकार से देखें। अब आप इसकी पैटर्न को भी समझ लें। इसकी पैटर्न कुछ अधिक नहीं है। पैटर्न क्या है, तो सभी में हम 2 ऐड करते हुए चले जाएं तो यह सम संख्या कहलाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। आप सभी का पैटर्न देख लें। यानी कि इस प्रकार से अगर हम अगली पैटर्न को देखें तो यह 12 हो जाएगा। फिर इससे अगले पैटर्न को देखना चाहें तो यह 14 हो जाएगा। यानी कि 2 हम लोग क्या करते आ रहे हैं, तो जोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। फिर अब हम लोग इसके साथ साथ विषम संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारी सम संख्या कहलाएगी। और सम संख्या में हमने देखा कि 2 से भाग लगाया तो 2 से भाग लगाने पे हमें पता चल गया कि जो पूरी कट जाता है वह क्या कहलाएगा, तो सम संख्या कहलाएगा। और सम संख्या के पैटर्न को भी हम लोग समझने का प्रयास किया तो पैटर्न भी हमको ऐसा ही दिख रहा है कि अगर हम 2 सभी में ऐड करते हुए चले जाएं, यानी कि जोड़ते हुए चले जाएं, तो यह सम संख्या कहलाएगा। दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके साथ विषम संख्या को समझने का प्रयास करेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या की एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को सिर्फ समझ लेते हैं। ठीक है, चूंकि हम इसे लिखेंगे नहीं, बस ये छोटी सी बातें हैं। इसकी परिभाषा को बिल्कुल आसान तरीके से समझा जा सकता है। इसकी परिभाषा यह कहता है कि जिस किसी भी संख्या में यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से यदि पूरी भाग न लगे तो वह विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो सम संख्या के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि 2 से भाग लगाएंगे और पूरी कट जाएगा। और विषम संख्या के अंदर बस इतना ही ध्यान रखना है कि विषम संख्या के अंदर यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो वह पूरी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे विषम संख्या की कुछ संख्याओं को, कुछ अंकों को हम यहाँ पे लेकर के सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हम देखें तो इससे पहले भी इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को हम लोगों ने लिया था। 3 में 2 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 से यदि लगाते हैं तो एक बार में फिर से हमारा रिमाइंडर बच जाता है। ठीक इस प्रकार से यदि हम 5 में लगाते हैं 2 से तो फिर आप देखेंगे कि 2 बार में यह लगेगा, फिर से रिमाइंडर 1 बच जाता है। यदि 7 में हम 2 से लगाएं तो क्या होता है,
3 बार में लगेगा और फिर से हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ऐसी संख्या थी और इनमें हमने 2 से भाग लगाया, तो भाग लगाने पे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जो है पूरा पूरी नहीं कट पा रहा है। प्रतीत नहीं बल्कि ऐसा समझे कि हमारे पास प्रूफ है, चूंकि हमने इसे बना के भी दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, और हमने देखा कि यहाँ पे सभी में यदि 2 से भाग लगाए हैं तो सभी में 1-1 बच ही जा रहा है, कुछ न कुछ शेष के तौर पे बच ही जा रहा है। तो यदि शेष के तौर पे बच जा रहा है तो इसको हम पूरा पूरी भाग लगना नहीं कह सकते हैं, अन्यथा कहने का तात्पर्य कि हम इसे विषम संख्या कहेंगे। दैट्स ऑल। चलिए अब हम विषम संख्या की कुछ टर्मों को यहाँ पे देखते हैं और इसकी पैटर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सम संख्या की पैटर्न को हम लोगों ने सीखा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि ठीक इसमें भी यदि हम पैटर्न को देखें, इसमें भी 2 ही ऐड किया गया है और प्रत्येक में यदि हम 2 ऐड करते हुए चले जाते हैं तो हमें अगली संख्या हमें पता चल जाती है कि यह कौन सी विषम संख्या होगी। यानी कि 9 में फिर 2 से ऐड करते हैं तो यह 11 हो जाता है, 11 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में फिर 2 ऐड करेंगे तो यह 15 हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारी पैटर्न चलती हुई रहती है और यह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा सम संख्या, विषम संख्या। इसके साथ एक चीजें और हम सीखने का प्रयास करेंगे जो बच्चे के दिक्कत हो जाते हैं और या उनकी दिक्कत रह ही जाते हैं, जिसको हम लोग रूट संख्या कहते हैं। तो रूट संख्या की जो परिभाषा होती है उन बातों को भी यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रूट संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। कहने का तात्पर्य कि वैसी संख्या जो 1 से या अपने आप से कटता हो बल्कि किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता हो, तो वैसी संख्या को हम रूट संख्या कहेंगे। दैट्स ऑल। यदि फिर से आप इस बात को रिपीट करना चाहते हैं तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, लेकिन इन दोनों को हटा देने के बाद किसी तीसरी संख्या से न कटे, तो वह रूट संख्या कहलाएगी। कहने का तात्पर्य कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम लोग अभी सीख रहे हैं रूट संख्या। रूट संख्या क्या होती है? चूंकि कई आदमी या कई बच्चे के पास ऐसी दिक्कतें हमने देखा है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में जो हम अपने टीचिंग से संबंध रखते हैं और इस संबंध में हमने देखा कि रूट संख्या कह तो देते हैं बच्चे, रूट संख्या को अपने अंदर ले तो लेते हैं, लेकिन रूट संख्या होती क्या है, आखिर रूट संख्या हम कैसे लिख पाएंगे, इन चीजों की ज्ञान उनके अंदर इस तरह की क्षमता नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम इस तरह के प्रश्न को अभी यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुपद, और बहुपद में इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को समझ लेते हैं। चूंकि हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास इस तरह की दिक्कतें खड़ी हुई होती है और उनके सामने इस तरह की दिक्कतें आती रहती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17 और 19, यानी कि so on etc। अब यदि हम इन सभी संख्याओं में कुछ कॉमन को ढूंढें तो कुछ कॉमन हमें ऐसा दिख रहा है कि 2 जो है वह या तो 1 से कटेगा, नहीं तो फिर अपने आप से कटेगा। यानी कहने का तात्पर्य कि हम यहाँ पे दिखाएं आपको कि 2 में हम 1 से भाग लगाते हैं तो 2 बार में यह कट जाता है। और दूसरी बात कहने का तात्पर्य कि यदि हम 2 में उसी के अंक से भाग लगाएं, यानी कि 2 में हम 2 से भाग लगाएं तो यह 1 बार में पूरा पूरी कट जाता है। लेकिन यदि हम इसमें किसी और संख्या से भाग लगाएं तो यह संभव नहीं होता है। संभव हो पाएगा, लेकिन तब हो पाएगा जब यह डेसिमल, यानी कहने का तात्पर्य कि यह दशमलव में जाएगी,
तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाएगा। तो रूट संख्या आपने सीखा कि या तो वह 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो वह रूट संख्या कहलाती है। दैट्स ऑल। हम लोग बस इतनी ही बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे और इस तरह के बातों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसमें चलेंगे कि जो हम लोग जिस टॉपिक पे अभी बात करने वाले हैं, चूंकि अब तो 10th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वह भी आने वाला है, उसकी भी समय आ चुकी है। जो फरवरी में आप लोगों का जो निर्धारित समय सारणी है उसके माध्यम से उनके समयानुसार आपकी परीक्षा होगी। तो हम लोग इससे पहले, चूंकि हम लोग जो अभी तक के टॉपिक पढ़ी है और इस तरह के टॉपिकों में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग खत्म करते हुए आगे बढ़ गए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम इंसान हैं और जब हमें जरूरत होता है तभी हम किसी चीज को खोजते हैं, उससे पहले हम नहीं खोज पाते हैं। तो क्यों ना हम बहुपद से स्टार्ट करें और बहुपद की कुछ गाथाएं को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें। तो हम बहुपद को यहाँ पे अभी समझाएंगे और आप लोग बिल्कुल इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुपद बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है और बहुपद से हमारे एग्जाम बेसिक में यदि देखी जाए एग्जाम पर्पज से, तो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न पत्र के अंदर इस तरह के सवाल हम लोगों को मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। यदि हमें नहीं आता हुआ रहेगा या हम भूल जाएंगे तो उस समय यह परेशानी हम लोगों को आता है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे सवाल को याद ही कर लेते हैं और उनके साथ दिक्कत यह आ पाता है कि वह जब परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे होते हैं तो उस समय उनके साथ यह दिक्कतें आती हैं कि वह तो याद कर चुके हैं, जब तक उन्हें कुछ याद रहता है तो तब तक वह नोट करते हैं और फिर उसके बाद वह भूल जाते हैं और फिर उसे वह याद करने में लग जाते हैं। तो ऐसा न करें और इसकी कंसेप्ट को समझें, इसकी तरीका क्या होती है, इसकी खूबियाँ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे समझें। तो यदि हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल यह आसान हो जाता है। तो हमारी टॉपिक जो है वह है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अभी हम लोग बहुपद को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने जा रहे हैं। तो पोलिनोमियल को यहाँ पे इसके इंग्लिश नाम भी हम लिख देते हैं पोलिनोमियल। तो इसकी कुछ एक चीजें होती है, चूंकि बहुपद बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। इन सारे टर्मों को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। रैखिक बहुपद को, द्विघात बहुपद को और त्रिघात बहुपद को, इसके 3 टाइप, बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्योंकि हम लोगों को यह आगे की क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग जिस क्लास में अभी, जिस स्टैंडर्ड में अभी हम लोग ढले हुए हैं, तो इस तरह के स्टैंडर्ड में हम लोगों को खास करके 3-4 टाइप को ही समझना होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और दूसरी जो हमारी टाइप होती है वह होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरी जो हमारी टाइप होती है वह होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए यह 3 तरह का टाइप हमारे सामने रहेंगे और हम इन 3 टाइपों को बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी ध्यान से देखें तो यह सिर्फ बहुपद के अंदर मात्र 3 टाइप को हम लोगों को अभी समझना है, पढ़ना है। तो बिल्कुल इसे ध्यान दे करके समझें। रैखिक बहुपद कहता है कि हमारी घात 1 होती है। क्या होती है? हमारी घात 1 होती है। तो यह रैखिक बहुपद कहलाता है। चूंकि हम यह 9th के क्लास में पढ़े हुए हैं और हमारे पास यह एक चैप्टर के रूप में होता है, लेकिन क्लास 10 में यह चैप्टर के रूप में नहीं होकर के यह हमें द्विघात बहुपद के रूप में दिखता है। तो खैर हम लोग रैखिक बहुपद को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। इसकी फॉर्म होती है ax + b।
ax प्लस b। और जहां आपको ध्यान रखना है कि a और b जो है वह वास्तविक संख्या होती है इसमें, यानी कि कहने का तात्पर्य कि यह नेचुरल नंबर होता है। जहां a और b प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक लिखिए या वास्तविक संख्या लिखिए, कोई इसमें समस्या नहीं है, हम प्राकृतिक संख्या ही लिख रहे हैं। चूंकि a और b का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और द्विघात का जो फॉर्म होता है वह भी हम यहाँ पे चर्चा कर ही देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। जहां इसमें भी इन चीजों को मेंशन कर देते हैं, चूंकि a, b, c जो होती है वह कहीं न कहीं वास्तविक संख्या होती है। चूंकि यह सभी वास्तविक संख्या होती है तो हम इसे लिख लेते हैं कि यह वास्तविक संख्या है। या तो हम इसे प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते थे और लिख देते हैं, या तो आप इसे वास्तविक संख्या लिखें, नहीं तो प्राकृतिक संख्या लिखें। अब अगली फॉर्म जो है वह है त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद की जो फॉर्म होती है उसको भी हम लिख लेते हैं, चूंकि इसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और cx प्लस d, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और चूंकि यहाँ पे मेंशन ये भी करना होता है कि a, b और c जो है वह क्या है, इस बात की जो पुष्टि होती है वह भी करना होता है। तो ये सभी चीजें जो होती है यह वास्तविक संख्या के रूप में होता है, तो इसे लिख देते हैं, यह वास्तविक संख्या है। और इसे या तो प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब ये तो स्टैंडर्ड की फॉर्म हो गई, यानी कहने का तात्पर्य कि इसकी फॉर्म क्या होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद क्या होता है या फिर इसकी फॉर्म क्या होती है, तो आपको कहना है कि ax प्लस b होता है, जहां a और b जो होता है वह प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो आप इस बात को दो तरीके से बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो। और यदि हम इसकी फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फॉर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c जो होती है वह वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और ठीक इस प्रकार से त्रिघात बहुपद की भी स्टैंडर्ड को हम समझ लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a, b, c, d वास्तविक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है। अब इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। खैर इन बातों को आप सबसे पहले नोट कर लें। यदि नोट हो गया हो तो हम इसे मिटाने का प्रयास करेंगे, हम इसे मिटा देते हैं और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इसके स्टैंडर्ड को समझा, यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने सीखा।
अब इसकी घात के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात किया, तो सबसे पहले रैखिक बहुपद को पहचानने का प्रयास करेंगे और द्विघात बहुपद को हम पहचानने के प्रयास करेंगे और साथ में त्रिघात बहुपद क्या होती है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। चूंकि हमारी पहली फॉर्म थी ax प्लस बी, चूंकि हमने इसमें लिखा भी था कि जहां ए बी जो है वह क्या है, तो वास्तविक संख्या है, ऐसा हम लोगों ने लिखा। तो अब हम इसे समझने की भी प्रयास करते हैं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब, यदि हम एक उदाहरण ले लें 5x प्लस 6, यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो फॉर्म है ये आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि a और b जो है वह वास्तविक संख्या है। तो a हमारा क्या हो गया, 5 हो गई, और b क्या हो गया, तो 6 हो गया। और हमने देखा कि 5 और 6 जो है वह क्या है, तो वास्तविक संख्या है। और ठीक रैखिक बहुपद कहने का तात्पर्य था कि रैखिक बहुपद तो हम उसे कहते हैं जिसका घात 1 हो। यानी कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का जो घात होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वह कुछ नहीं दिया गया है। तो इस स्थिति में हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी घात 1 है, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद हो गई। चलिए दूसरी पॉइंट, हमारी बहुपद की जो होती है द्विघात बहुपद की, वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आप यहाँ पे इसकी जो फॉर्म होती है, ये तो फॉर्म हम लोगों ने लिखा, और यहाँ पे हमने यह भी लिखा था कि जहाँ a b c जो है वह क्या है, तो वास्तविक संख्या है, ये हम लोगों ने लिखा। और एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि ए भी तो वास्तविक संख्या है, लेकिन ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यह भी ए जो है वह कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह 0 हो जाएगी तो सवाल की कोई मायने ही नहीं रहेगा, इसलिए हम ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखते हैं। अब इसकी एक, यदि हम एग्जाम्पल को ले लें, इसकी कुछ एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी एक एग्जाम्पल हम रखते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब आप यदि ध्यान से देखें तो 3 2 6 जो है वह कहीं न कहीं a b और c का वैल्यू है, और a b c का वैल्यू वास्तविक संख्या होती है, ऐसा हम लोगों ने लिखा था, पढ़ा भी था। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3 2 6 जो है वह कहीं न कहीं वास्तविक संख्या के रूप में है। अब इसमें एक चीज और होती है जिन बातों को यहाँ पे समझना होता है। देखिए, एक तो होता है वेरिएबल टर्म, एक होता है कांस्टेंट। कहने का तात्पर्य कि एक होता है गुणांक वाली संख्या और दूसरी संख्या ऐसी होती है जो गुणांक वाली संख्या नहीं होती है। जैसे यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो x² का गुणांक 3 है, ठीक इस प्रकार से x का गुणांक 2 है और 6 का कोई भी गुणांक नहीं है। तो ये जो 6 वाली अंक है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। बिल्कुल कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि इसके साथ कोई भी गुणांक वाली संख्या नहीं है। और ये जितने भी टर्म हमारे साथ हैं, इन सभी चीजों को यदि ध्यान से देखें तो यह वेरिएबल टर्म है, यानी कि गुणांक वाली संख्या है। इसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, और यदि आप इसे करके देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं या फिर 2 रखते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें कि 3 गुने x का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 2 प्लस 6। अब यदि आप ध्यान से देखें तो 3 गुने ये 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 कहने का तात्पर्य इसे 2 हम दो बार गुना कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से 2 गुने 2 पहले से था प्लस 6। यदि इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा गुना के रूप में थोड़ा सा कंक्लूड करके देखें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि ये 12 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3x के रूप में है, और यहाँ पे सिर्फ यही 3x² की वैल्यू को देखें तो यह 12 हमें मिल रहा है। यानी कि हमने देखा कि इसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक इस प्रकार से इसे अब सॉल्व करके ही देख लें। 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 6, 6 4 10, यानी कि 12 प्लस 10, तो 10 10 20, 2 22, कहने का वैल्यू कि अब 22 हो गया। अब यह सॉल्व होकर के हो गया, सॉल्व होकर के बन चुका है।
यदि आप ध्यान से देखें तो यह द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किया था कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल टर्म क्या होता है। तो यानी कि वेरिएबल टर्म को एक और तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। वेरिएबल टर्म हम उसे कहते हैं जो कहीं ना कहीं एबीसीडी के फॉर्म में होता है, और एबीसीडी का जो भी वैल्यू होता है वह यदि किसी संख्या के साथ लगी हुई हो और गुना के रूप में हो तो वह वेरिएबल टर्म कहलाता है। और वैसी संख्या जिनके साथ एबीसीडी का कोई भी टर्म नहीं लगा हुआ हो तो वह कांस्टेंट कहलाता है। तो यह बिल्कुल आसान चीजें थी और हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किया, इसे समझ लिए। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं या इसे कहीं लिख के रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद में एक चीजें और हैं जिनको हम समझ लेते हैं। चूंकि अभी हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, और इन कारण से हम इसे और लंबा न करके हम इसकी कुछ टॉपिक्स को, कुछ ऐसे छोटे छोटे यूनिक चीज़ों को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे मिटाने का प्रयास करते हैं, मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम अगली चीज़ों को समझाने का जो काम होता है उसे हम करके दिखाएंगे। देखिए अब होता क्या है कि जब हम कई बार क्या होता है कि हम बहुपद के सवाल बना रहे होते हैं और सवाल बनाते समय हमें कुछ चीज़ें पूछी जाती है। कहने का तात्पर्य कि रिलेशन पूछ दी जाती है, रिलेशन बिटवीन शून्यक और गुणांक के बीच में पूछ दी जाती है। तो हम यहाँ पे शून्यकों के योग को देखते हैं कि क्या होता है। शून्यकों की योग जो होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखें, और ये सवाल, ये फॉर्मूला सवाल बनाते समय हमें काफ़ी उपयोग में आता है। अब इसके साथ होता है शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों की गुणनफल। यह होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी बाई सी बाई ए। तो बिल्कुल यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होता है और ए का वैल्यू क्या होता है, तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो बी का वैल्यू होता है वह अचर वैल्यू होता है, यानी कहने का तात्पर्य कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, और जो ए का वैल्यू होता है वह स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो गुणांक वाली वैल्यू होती है उसे वहाँ पे
लिखना होता है। तो यह आज की क्लास थी। आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं और हम लोग अभी तक जो सीखा इस बातों को बिल्कुल ध्यान से आप लोग इससे 2-4 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2-4 बार बनाइएगा तो इससे बिल्कुल समझ में आने शुरू हो जाएंगे।